नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आरक्षण को 50 से 60% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर में अंतिम सुनवाई होगी और न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशील, सुप्रीम कोर्ट अब बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा, लेकिन इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से भी इनकार किया गया है। अगर इस खबर को बिहार सरकार के हिसाब से देखें तो किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, इस खबर के दो मायने हैं। पहला ये कि बिहार सरकार की जो याचिका थी उस याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, लेकिन बिहार सरकार ये कह रही थी कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं होता है तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया जाए, ताकि जो प्रशासनिक काम है और जो प्रमोशंस हैं उन पर असर ना पड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कुछ भी आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम सितंबर में इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई के लिए इस पूरे मैटर को लगा देते हैं। एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया गया है, लेकिन बिहार सरकार की जो अपील थी उस अपील पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया है, यानी कि बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब सितंबर में जब इस पूरे मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जो फिलहाल बिहार में आरक्षण की जो सीमा थी जो 50 से 65% कर दिया था और जो उसको रद्द किया गया, उस पूरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है, यानी कि हाईकोर्ट का ही आदेश बरकरार रहेगा और जो भी नियम और कानून हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हैं वो चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सितंबर में सुनवाई करेगा। जी ठीक है सुशील, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर भी आपको दिल्ली से बता दें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तरफ से, जहां पर बेसमेंट के अंदर छात्र के फंस जाने की वजह से उनकी मौत हो गई है, उस पूरे मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उस भयावह स्थिति को सोच समझ कर ही लोग जो है वो शहर जा रहे हैं। बेसमेंट में पानी भरने के बाद से जान बचाने के लिए छात्रों ने कितने हाथ पांव मारे होंगे, ये सोचकर ही दिल घबरा जाता है। छटपटाहट के बीच कैसे पानी ने 3 जिंदगियों की जान ली, ये सोचकर ही दिल दहल उठता है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 15 मिनट तक मौत का तांडव चला, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने लोगों को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से पानी जो है अचानक भर जाता है और जो छात्र वहां लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं वो अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि वहां से निकलने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होता है गेट को खोलने के लिए। ऐसे में बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और 3 जो छात्र हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं और उनमें से 3 की मौत हो जाती है। और दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग हादसे में 5 और गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब तक कुल गिरफ्तारी की बात करें तो 7 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेसमेंट का मालिक भी गिरफ्तार किया गया है। काली गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें इसी गाड़ी की वजह से गेट टूट गया था, जिसकी वजह से पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो गया और पानी का बहाव तेज होने के साथ पूरे बेसमेंट में पानी भर गया। तो काली गाड़ी का ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई की जा रही है लगातार, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक, और क्या कुछ अपडेट, जांच कहां तक पहुंची? देखिए, जिस तरह से अगर रंजीत नगर यूपीएससी सेंटर की अगर बात करें तो इस मामले में 5 नई गिरफ्तारियां हुई हैं जो आज हुई हैं और कल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
इस कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए कई अन्य आरोपी जो हैं उसके खिलाफ भी अब जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस मामले पर दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस मामले को लेकर संसद में भी सवाल जो है वो पूछे जाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से इस मामले में चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी तरफ से इस मामले को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ देखा जाए आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए राजनीतिक बयानबाजी, तो दूसरी तरफ जो है छात्र छात्राएं जो हैं जो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले। तो दोनों तरफ से आज जिस तरह से एक माहौल बना है तो एक इस मामले को लेकर काफी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है और इस मामले में एक और शिकायत इस हादसे के पहले दर्ज करवाई गई थी। तो अब ये भी अब जांच का दायरा है कि जब पहले से शिकायत आई थी तो इस मामले पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर लापरवाही क्यों हुई है, कहां से हुई है, किसके द्वारा हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जांच का जो दायरा है काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शंकर, काफी गंभीर मामला है और उस पर जांच काफी गंभीरता के साथ भी करनी होगी। राजनीति से ऊपर उठकर समाधान पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद। बढ़ते हैं आगे और देखिए इस पूरे मामले को लेकर छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और इसके साथ साथ उनका आरोप ये भी है कि जितने छात्रों की मौत हुई है उनकी संख्या सही से नहीं बताई जा रही है, तो पहले उनकी संख्या को बताया जाए। मतलब उनके हिसाब से कुछ और भी छात्रों की कैजुअलिटी की खबर है। छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज हैं और जो हताहत हुए उनके एग्जैक्ट नंबर दिए जाएं। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, इसके अलावा 5 करोड़ का मुआवजा मांग रहे हैं और भी कई डिमांड्स हैं। आप बताइए कि क्या क्या डिमांड्स आप लोगों की हैं? सबसे पहले हमने जो डिमांड रखी थी, कल एसीपी साहब को रात के 1:30 बजे हमने डिमांड्स रखी थी। उनमें सबसे पहली थी कि जो भी बच्चे फंसे थे जिनका रेस्क्यू सक्सेसफुल हुआ, जो कैजुअलिटीज हुई, उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर पब्लिक डोमेन में दी जाए विद सीसीटीवी फुटेज। दूसरी डिमांड, देखिए मॉनेटरी ये चीज़ें लॉस नहीं कवर कर सकती, लेकिन हमारा ये मानना है, कल कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम 10 लाख का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन का डिमांड रखा है। दूसरा 5 करोड़ की बात हुई थी, तो अभी ये आप लोगों ने तय कर लिया कि 1 करोड़ की अब वापस मांगा गया? इट्स मिनिमम 1 CR, वी कैन नॉट गो बिलो 1 CR। ठीक है। फिर डेथ्स के एग्जैक्ट नंबर प्रूफ वगैरह हम लोगों को दें। FIR की कॉपी, किस किस पे FIR हुई है वो सारी चीज़ें दें। पुलिस ने क्या अभी तक कार्रवाई की है वो चीज़ें पब्लिकली सबको इन्फॉर्म की जाएं। हमने ये सारी डिमांड्स पुलिस प्रशासन के सामने रखी हैं। और देखिए जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उसमें से बिहार की रहने वाली औरंगाबाद की तान्या भी शामिल हैं। तान्या के परिवार वालों में रो रो कर उनका बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरीके से तान्या की मौत हुई है उसके बाद से पूरे घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। IAS बनने का सपना लिए बिहार के औरंगाबाद की बेटी तान्या दिल्ली गई थी और देखिए शनिवार को आई आफत की बारिश ने उसकी जान ले ली। औरंगाबाद जिले के नबीनगर पंचायत क्षेत्र के मस्जिद गली निवासी विजय सोनी की बेटी थी तान्या। बेटी तान्या की मौत के बाद उनके घर में मातमी सन्नाटा है। परिजनों की आंखों से न सिर्फ नींद गायब है बल्कि उनका रो रो कर बुरा हाल है। तान्या का सपना IAS अधिकारी बनकर अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करना था। तान्या के परिवार वालों के अनुसार तान्या पिछले 1.5 साल से दिल्ली में रहकर IAS की तैयारी कर रही थी। तान्या के पिता विजय सोनी तेलंगाना में इंजीनियर हैं और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते हैं। तान्या का एक छोटा भाई आदित्य सोनी हैदराबाद में है और छोटी बहन पलक सोनी इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कर रही है। और इस बीच आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, बिहार में लगातार गिर रहे पुल हादसे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया। वकील ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर कर मांग की है कि राज्य में पहले से मौजूद सभी छोटे बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। पहले से मौजूद और निर्माणाधीन पुलों की रियल टाइमिंग
निगरानी के लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए। याचिका में सिवान, मधुबनी, किशनगंज और अररिया में पुल गिरने की घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। और न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है इसमें? के समक्ष इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट में जो निर्माणाधीन बिहार में जो निर्माणाधीन पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं। लिहाजा एक बड़ी चिंता का विषय है कि जनता का जो टैक्स का पैसा है वो इस प्रकार की चीजों में लगाया जा रहा है जिसकी निगरानी भी आवश्यक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी ब्रजेश सिंह के द्वारा, उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि राज्य में पहले से जो मौजूद पुल हैं, चाहे वो निर्माणाधीन हो या बन चुके हों, उन तमाम पुलों के जो स्ट्रक्चर हैं उसका ऑडिट करवाया जाए और साथ ही साथ उसकी रियल टाइम निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाए, तो जो समय समय पर पुल के क्वालिटी और उसके तमाम जो चीजें हैं उसकी निगरानी भी करें। और इस याचिका में सीधे तौर पर सिवान, मधुबनी, किशनगंज और अररिया में जो घटनाएं हुई हैं पुल के गिरने को लेकर, उसको लेकर सवाल उठाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी तरफ से मंजूरी दी है। और न केवल सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्रीय सड़क परिवहन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब ऐसे में ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद तमाम जो मंत्रालय हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार है अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है और पूरे प्रकरण को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उस पूरे प्रकरण पर अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा और इसी को देखते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों ने कई सारे मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। 29 जुलाई से सत्र की शुरुआत हुई और सत्र पहले दिन तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आज से विधानसभा की तस्वीर बदली है। सत्र के अंदर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष ने हंगामा किया। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में कार्यवाही फिलहाल स्थगित की गई है और जानकारी के मुताबिक सदन में बीजेपी ने जमकर आज हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पहले से ही झारखंड विधानसभा को लेकर ये आसार जताए जा रहे थे कि सदन हंगामेदार होगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि जो बीजेपी के विधायक हैं कई सारे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और उसके लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा की तस्वीर, जहां सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विधायक सदन के बाहर आकर देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट भी पेश होना है। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहां के आदिवासी छात्रों ने उसके लिए खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बाकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, ओपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30 1 बजे जा करके उस पर लाठीचार्ज करके इतना सारा तस्वीर है, वीडियो मार करके अभी भी लोग दो हायर माने कि इलाज के लिए गए हुए हैं सीटीएस। और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग, ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं।
जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। और न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आज फिर से सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल? और आज अनुपूरक बजट भी पेश होना था, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले बता दें कि सदन की कार्रवाई फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए स्थगित है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें, पारा थोड़ा बढ़ा हुआ है। ये पारा सिर्फ बाहर ही नहीं, अब पारा विधानसभा के अंदर भी बढ़ा हुआ है। जिन मुद्दों की बात करें, वो मुद्दे, तमाम मुद्दे सदन अभी जो है उन्हीं मुद्दों से सदन गर्म है। और चूंकि ये विधानसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी सत्र है, लिहाजा तमाम चीजें आप देखेंगे जो चुनावी माहौल में आप देखते हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर जो है मुद्दे उठ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो कि सबसे ज्यादा गर्म था मुद्दा, बयानबाजी उस पर काफी जोरों से चल रही है। और जैसे ही आज सदन शुरू हुआ, तभी तक बता दें कि सदन महज आपको 19 मिनट ही चल पाया है। ऐसे में समझ जाइए कि सदन जो शुरू होता है 11 बजे से, और घड़ी में इस समय बज रहे हैं 11:50, मतलब समझ जाइए कि ऐसे में 50 मिनट में सदन महज 19 मिनट ही चल पाया है। हंगामा किस कदर होगा मुद्दों को लेकर आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात आई है बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर। सबसे पहले विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी इस मुद्दे को उठाते हैं और पाकुड़ के गोपीनाथपुर का जिक्र करते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि किस तरीके से घुसपैठ के विरोध में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उस पर लाठीचार्ज हुआ। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग जो अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उसे भी कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन ठीक इसके बाद सत्ता पक्ष के लोग, प्रदीप यादव खड़े होते हैं कांग्रेस से, शिल्पा नेहा तिर्की का बयान वैसे ही चर्चा में है। तमाम लोग ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो विपक्ष उससे हवा बनाने की कोशिश कर रहा है और सीधे इससे आदिवासी महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया गया। चूंकि आप जान रहे, घुसपैठ का मुद्दा जो है एक तरीके से सोशल डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश है। वहां से जो भी घुसपैठी आ रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में हैं और चल रहा है जो मामला, हम उसी आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। उन तमाम चीजों पर आप ये समझ जाइए कि जो डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है और जो वहां पर आकर के सामाजिक संतुलन को बिगाड़ कर वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शादी करके एक परिवार बसाने की कोशिश कर है। आपको यह भी मालूम होगा कि वहां पर एक बकायदा संथाल में कई ऐसे हैं कि जमाई मोहल्ला, जमाई टोला, ऐसे आपको वहां पर मोहल्ला जो है बच चुका है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अगर शादी करता है, जमाई बनता है, तो ऐसे जमाई की संख्या जब बढ़ जाती है तो जमाई टोला ही बच जाता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको सदन अभी 5 दिन चलेगा, आज की तारीख को जोड़कर आप सुनेंगे। और तमाम वो मुद्दे जो बीजेपी के आरोप पत्र हैं या जो सरकार के वादे हैं जो 2019 में सत्ता, उम्मीद बस यही जताएंगे कि हंगामा हो, प्रदर्शन हो, मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन जनता के हितों को भी जो सदन के नेता हैं वो ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए संजय सिन्हा। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करते हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल आज पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचने के बाद सीधे वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां आज प्रदेश अध्यक्ष की पदभार वो संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और पटना पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। रविवार को दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी ने संगठन और सरकार में कैसे आगे क्या करना है उस पर चर्चा हुई और संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई है। संगठन में सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको लेकर संदेश भी दिया है। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या अपडेट है? आज दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, अभिनंदन समारोह है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद हम रवि से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वापस हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं पटना। आज अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में रखा गया है और जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर दिलीप जायसवाल पहुंचे, सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक
जो है तैयारी की गई है उनके स्वागत की। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें अभी देखने को मिल पा रही हैं? कितना उत्साह दिख रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल, देखिए जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल वो पटना पहुंच गए हैं और आपको बताया कि यहाँ पे एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो है वो बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। और उसके बाद आपको पता कि तमाम जो मंत्री विधायक जो हैं वो अंदर में स्वागत करने के लिए गए हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो है वो यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे स्वागत की तैयारी है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ढोल नगाड़े जो हैं वो भी बजाए जा रहे हैं और यहाँ पे दिलीप जायसवाल का स्वागत हो रहा है। यहाँ से लेके के और बीजेपी कार्यालय तक लगभग 8 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं यहाँ पे उनके स्वागत के लिए बारिश भी होगी और साथ में मोटरसाइकिल जुलूस जो है वो भी निकाला जा रहा है। यहाँ पे 500 से ज्यादा की संख्या में मोटरसाइकिल उनके खुली जीप के आगे आगे चलेगी। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनके कार्यकर्ता उनमें उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और दिलीप जायसवाल को बनाया गया है वो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव है वो उनके कंधे पर उनकी जिम्मेदारी है। तो इसे लेकर के यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता जो है उनमें उत्साह भी है और तमाम लोग। रवि, क्या लगता है कितने देर में वहां से बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से दिलीप जायसवाल और कब तक कार्यालय पहुंच जाएंगे? देखिए यहाँ से अब स्वागत जो अंदर है वो तमाम लोग बारी बारी से कर रहे हैं और उनके निकलने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ से स्वागत होते हुए पूरा बेली रोड कई जगहों पर वो रुकेंगे जहाँ पे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। फूलों की बारिश होगी तो लगभग माना जाए कि 1 घंटा के लगभग जो है वो वहाँ तक पहुँचने में, उनके बीजेपी कार्यालय पहुँचने में उनको समय लग सकता है। ये फूलों का गुलदस्ता लेकर किन के लिए? जो बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं माननीय दिलीप जायसवाल जी, उनके लिए कितनी खुशी है उनके नए प्रदेश अध्यक्ष बनने? अपार उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि एक कार्यकर्ता को जगह मिली है। कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जो दायित्व उनको मिला उसका निर्वहन वो करते आए और बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अभी स्वागत के लिए पहुँचे हैं? जी हाँ, मधुबनी जिला से आए। मधुबनी से यहाँ स्वागत के लिए पहुँचे हैं? जी हाँ। कितनी खुशी है उनके बनने से? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुश है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल जी। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। देखिए यहाँ पे खुशी भी है और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी में रहते हुए कार्यकर्ता से लेकर के नीचे से लेकर के इस पद तक पहुंचे हैं, उन्होंने खुद स्ट्रगल किया है और हर पद पे नजर बनी रहेगी इस पर कि कब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और किस तरीके का समारोह आज बीजेपी कार्यालय में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रवि एस नारायण। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।